Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई। Today we will study first chapter of history, studying of modern period. Introduction. Welcome to the world of history. Here our focus is on the modern period of Indian history. This will enable you to develop a historical sensibility and awareness of the importance of history. ये मॉडर्न पीरियड इंडियन हिस्ट्री का है। इसमें इस मॉडर्न पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके थ्रू हमें हिस्टोरिकल सेंसिबिलिटी और अवेयरनेस जैसी चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि हमारे लिए हिस्ट्री जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री इज अ स्टोरी ऑफ चेंजेस इन आवर लाइफ्स। In the last few hundred years, these changes have happened at a much faster pace. History की एक ऐसी कहानी है जो कि हमारे लाइफ्स को चेंज होते हुए हम उसमें देखते हैं। इन द लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स, लास्ट कुछ सैकड़ों सालों पहले, दीज चेंजेस हैव हैपेंड, ये जो चेंजेस हुए थे ये हुए बहुत तेजी से हुए थे, ऑन अ फास्टर पेस। As far as the changes in the 20th century are concerned, we have moved from horse carriage to cars. जैसे जैसे चेंजेस आते गए, 20th सेंचुरी आती गई, हमने मूव एक फास्ट फॉरवर्ड देखा। वो क्या था? हॉर्स, यानी कि पहले जब घोड़ा गाड़ी होती थी तो वो अब कार में बदल गई, टू फ्लाइंग एरोप्लेन्स को उड़ते हुए, एंड हैव इवन एक्सप्लोर्ड स्पेस, और यहाँ तक कि स्पेस यानी अंतरिक्ष में पहुंचते हुए लोगों को देखा। टेलीविजन, रेडियो एंड सिनेमा आर न्यू सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट दैट हैव गिवन अस एक्सेस टू मोर एंड रैपिड इंफॉर्मेशन। टेलीविजन है, रेडियो है, सिनेमा है, ये सब एंटरटेनमेंट के अब सोर्स हो गए हैं, जो कि हमको अब बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन भी देते हैं। द ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हैज कम आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर, और कंप्यूटर के इन्वेंशन के बाद सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन में एक उपलब्धि हासिल हुई। The history of most of the countries is divided into three periods: ancient, medieval and modern. सभी देशों की जो हिस्ट्री है उसे ज्यादातर तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एंशिएंट यानी प्राचीन, मिडवल यानी कि मध्यकालीन, एंड मॉडर्न यानी कि आधुनिक। तो इस में हम लोग मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया इज सेट टू हैव स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी। ये माना जाता है कि भारत में मॉडर्न पीरियड 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। इंडिया इन द 18th सेंचुरी वॉज इन अ चार्टिक पॉलिटिकल कंडीशन। जो इंडिया में 18th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो थोड़ी अजीब थी। द मुगल एम्पायर विच हैड द कंट्री टुगेदर फॉर अबाउट 3 सेंचुरीज। जो मुगल एम्पायर था वो कंट्री में लगभग 3 सेंचुरीज तक था। अब वो हैड बिकम वीक, बहुत कमजोर हो गया था। द कंट्री वॉज ब्रेकिंग अप इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और जो कंट्री था वो अब छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। New powers like the Marathas, the Sikhs, the Rohillas and the Rajputs began to emerge. और नई नई शक्तियां उभर के सामने आई, जैसे कि मराठे, सिख, रोहिल्ला और राजपूत। They constantly fought with each other. वे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। This disunity finally led to colonization of India by the British. इस disunity ने, मतलब उनकी इस लड़ाई ने ब्रिटिशों को इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए प्रेरित किया। Before we study the modern history of India, it is important to know about the significant events and changes which took place in other parts of the world during this time. इससे पहले कि हम मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की पढ़ें, उससे अधिक आवश्यक है ये जानना कि उसी टाइम पर पूरे वर्ल्ड में इसी समय पर क्या क्या चेंजेस हो रहे थे। द चेंजिंग ट्रेंड्स वर फर्स्ट विजिबल इन यूरोप। सबसे पहले जो चेंज स्टार्ट हुआ वो यूरोप में देखा गया। सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री के बारे में जानने का हमको सोर्स कैसे प्राप्त हुआ? द अबंडेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इस समय के जो सोर्सेज इंफॉर्मेशन थी उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, लिटरेरी and artistic evidence like books and paintings, and archaeological remains such as monuments and artifacts.
जो प्राइमरी सोर्सेज हैं इसमें गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स हैं, साहित्य है, इसके अलावा कलाकृतियां हैं, ये सारी चीजें, साथ ही साथ में कुछ किताबें हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं और कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी हैं जो कि हमारे पुरातत्व के थ्रू से हमको जानकारियां मिलती हैं। मेनी ऑफ दीज प्राइमरी सोर्सेज हैव बीन प्रिजर्व्ड इन आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स, और इन्हीं जैसे कई सारे सोर्सेज को, प्राइमरी सोर्सेज को प्रिजर्व किया गया इसी तरह के कुछ आर्चीव्स एंड म्यूजियम यानी कुछ संग्रहालय में। The conclusions that are reached by historians after studying these primary sources are called secondary sources. और इन सबको देख के जो कंक्लूजन निकाला गया हिस्ट्रियंस यानी इतिहासकारों के थ्रू, उसी को हम लोग सेकेंडरी सोर्सेज के रूप में जानते हैं। These are available in the form of reports, reviews, articles and books. और ये किस फॉर्म में हमारे पास हैं? वो रिपोर्ट, रिव्यू, आर्टिकल और बुक्स के रूप में हमारे पास हैं। चेंज इन द सिस्टम, एज ऑफ मैकेनाइजेशन, the increase in trade and the resultant greater demand for goods necessitated changes in the system of production. ट्रेड में जो वृद्धि होती चली गई, जिसके कारण रिजल्ट ये हुआ कि गुड्स की डिमांड तो बढ़ी ही बढ़ी और साथ ही साथ में प्रोडक्शन का जो सिस्टम था वो भी चेंज हुआ। ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मीन दैट मोर गुड्स हैड टू बी प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब ट्रेड अधिक होने का मतलब है कि बहुत ज्यादा सामान को थोड़े से टाइम में प्रोड्यूस करना, यानी कि उत्पादित करना। द डोमेस्टिक सिस्टम अंडर विच द विलेज आर्टिसंस कलेक्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम द मर्चेंट्स। डोमेस्टिक सिस्टम मतलब जो घरेलू सिस्टम था, उसमें क्या होता था, जो विलेज आर्टिसंस, गांव के जो कारीगर होते थे, वो लोग कच्चे माल को मर्चेंट्स यानी कि जो व्यापारी होते थे उनसे वो लोग खरीदते थे। मेड गुड्स एट होम, अपने घर पे वो लोग जो वो गुड्स होते थे, सामान होते थे, उनको वो बनाते थे विद द हेल्प ऑफ सिंपल टूल्स की सहायता से। एंड देन सप्लाइड द फिनिश गुड्स बैक टू द मर्चेंट्स, और फिर वो उन्हीं मर्चेंट्स को या दूसरे व्यापारियों को बना हुआ सामान बेचते थे। कुड नॉट मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द मार्केट, वो लोग मार्केट की जो बढ़ती हुई डिमांड्स है उनको नहीं पूरा कर सकते थे। हेंस इन द 18th सेंचुरी द फैक्ट्री सिस्टम एनकरेज द रिच मर्चेंट्स टू सेट अप फैक्ट्रीज। इसीलिए जो फैक्ट्री सिस्टम था वो इनकरेज हुआ, और जो रिच मर्चेंट्स थे, बहुत ही धनी व्यापारी थे, उन्होंने फैक्ट्रीज को सेटअप किया। इंस्टॉल न्यूली इन्वेंटेड मशीन्स, उन्होंने नई नई मशीन्स को बनवाया। बाई रॉ मटेरियल एंड एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन फिक्स वेजेस, उन्होंने जो रॉ मटेरियल से कच्चे माल थे उनको खरीदा। एम्प्लॉय वर्कर्स, और जो वर्कर्स थे उनको अपने यहाँ फैक्ट्रीज में काम पर रखा, एक फिक्स वेज पर यानी कि एक सैलरी पर। टू ऑपरेट मशीन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कि वो उस मशीन को चला सके। इन दिस वे द एज ऑफ मैकेनाइजेशन बिगैन, इससे जो मशीनी युग था वो शुरू हुआ। दिस डेवलपमेंट दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ मशीन इज नोन एज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जो ये डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से मशीन के द्वारा प्रोडक्शन जो गुड्स का यानी सामान का था फैक्ट्रीज में, यही कहलाया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। नाउ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड एंड सून स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप। ये सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ और फिर बाद में पूरे यूरोप में छा गया। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज द फर्स्ट टू बी मैकेनाइज्ड, और सबसे पहले अगर कोई मैकेनाइज्ड हुई थी या जिसमें मशीनरी आई थी वो थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ा उद्योग। As industries grew, the industrialized nations of Europe had to face two crucial concerns. जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस थे यूरोप के, उनके पास दो खास समस्याएं आ गई। द फर्स्ट वॉज द डिमांड फॉर रॉ मटीरियल्स विच वॉज टू बी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। पहली थी रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की डिमांड, जिसे वो अपनी इंडस्ट्रीज में सामान को बनाने में यूज करते थे। द सेकेंड वॉज टू फाइंड मार्केट्स फॉर द सरप्लस गुड्स प्रोड्यूस बाई सच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। और दूसरी जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी मार्केट को ढूंढने की, क्योंकि बचा हुआ जो सामान उनके यूरोप में बिकने के बाद जो बचा हुआ सामान होता था उसको उन्हें कहाँ बेचने के लिए एक मार्केट चाहिए। दिस लेड टू कोलोनाइजेशन बाय यूरोपियन कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका, जिसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाया। राइज ऑफ कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू द डिक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म इन यूरोप।
जब इंडस्ट्रियों का बहुत ज़्यादा चलन हो गया, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो इसकी वजह से यूरोप में फेडरलिज्म खत्म हो गया। फेडरलिज्म मतलब सामंतवाद। अ न्यू सिस्टम ऑफ सोसाइटी कॉल्ड कैपिटलिज्म वॉज फॉर्म इन इट्स प्लेस। अब इसकी जगह पर समाज में एक कैपिटलिज्म फॉर्म हो गया, यानी कि पूंजीवाद इस पूरे समाज में छा गया। इट वॉज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड फॉर प्रॉफिट। ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम था जिसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट रूप से होने लगा, ना कि सरकार की तरफ से, और प्रॉफिट भी उसी पर्सन को प्राइवेटली मिलने लगा। दिस सिस्टम गेव राइज टू 2 न्यू सोशल क्लासेस। इस सिस्टम की वजह से 2 नए समाज में क्लास यानी लोग उभर कर आए। पहले थे ओनर्स और दूसरे थे वर्कर्स। वन वॉज दैट ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स हु ओन द फैक्ट्रीज। पहले वो थे जो कि फैक्ट्री के मालिक होते थे। देयर मेन एम वॉज टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट्स। उनका मेन जो लक्ष्य था वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना था। They controlled the capital or the money as well as the sale of goods and hence were called capitalist. उनको सबसे अधिक कैपिटल यानी मनी पर कंट्रोल करना था, अपने गुड्स को बेचना था, इसी वजह से वे कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी कहलाए। दे वर अ प्रॉस्पेरियस ग्रुप ऑफ पीपल एंड लेड लग्जरियस लाइफ्स। वे बहुत ही ज्यादा धनी लोगों का ग्रुप होता था जो कि बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। द अदर क्लास कंप्राइज्ड ऑफ वर्कर्स हु वर्कड इन फैक्ट्रीज। और जो दूसरी क्लास के लोग थे वो वर्कर्स थे जो फैक्ट्रीज में वर्क करते थे। दे लिव्ड इन ग्रेट हार्डशिप एंड वर एक्सप्लॉयटेड बाय द फैक्ट्री ओनर्स। वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रहते थे और फैक्ट्री के मालिकों द्वारा वे एक्सप्लॉयट होते थे, उनका शोषण किया जाता था। Idea of nationalism. The American and French revolutions strengthened the idea of nationalism. अमेरिका और फ्रेंच में जो रिवोल्यूशंस आए मतलब क्रांतियां हुई जिनकी वजह से नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद का आइडिया विचार पूरे में फैलने लगा। इन पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड लेटर इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल बिगैन टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद अ पर्टिकुलर नेशन। पहले सिर्फ यूरोप में और बाद में पूरे विश्व में लोगों ने अपने को एक पर्टिकुलर नेशन का होना ज्यादा सही समझा, मतलब लोग अपने को एक राष्ट्र से संबंधित करने लगे। इन यूरोप इंग्लैंड एंड फ्रांस वर द फर्स्ट कंट्रीज टू एमर्ज एज इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस पहले ऐसे देश थे जो कि सबसे पहले इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के रूप में एमर्ज हुए यानी कि सामने आए। Germany emerged as a united state largely due to the efforts of Otto von Bismarck. Otto von Bismarck जर्मनी का एक ऐसा व्यक्ति था जिसके एफर्ट से जर्मनी जो था वो यूनाइटेड स्टेट में अपने को बदल सका। द इटालियन यूनिफिकेशन मूवमेंट वॉज लेड बाय जूसेपे गारिबाल्डी एंड जूसेपे मैज़नी। और जो इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ वो एक नेशन में बदला, उसमें जो मेन रोल जिसने निभाया वो था जूसेपे गारिबाल्डी और जूसेपे मैज़नी ने। यूरोपियन कंक्वेस्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। अब जो यूरोपियन कंट्रीज थे वहां पर एक दौड़ या होड़ मच गई एशिया और अफ्रीका को कब्जा करने की, क्योंकि वहां पर सामान ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था और उनको एक मार्केट चाहिए थी जिसको वो वहां पे अपना सरप्लस बेच सके। Imperialism is the policy of extending political and economic control over a weak country by a powerful one. Imperialism मतलब साम्राज्यवाद एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें वो अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल को रखते हैं किसी एक कमजोर देश पर और उस पर ये काम कोई एक पावरफुल देश करता है। The phenomena gained strength in the 19th century largely due to the industrial revolution. और ये जो देखा गया ये मेनली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हुआ, क्योंकि जो भी ऐसे पावरफुल देश होते थे उनको कोई ऐसा ही वीक कंट्री चाहिए था जहां से वो रॉ मटेरियल भी यूज कर सके और वहां पर की मार्केट को वो अपना सामान फिनिश गुड्स बेच सके। You have already read that the industrial revolution led to tremendous increase in the production of goods. अभी आपने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से यानी कि जो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सेटअप हो गई थी इसकी वजह से ट्रिमेंडस इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सामान बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो गए, बढ़ गए। As almost all European countries had developed their own industries, जहाँ तक जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थे उन सब ने अपनी इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया, बहुत ज्यादा बढ़ा लिया।
सो दे कुड नॉट फाइंड अ मार्केट टू सेल देयर गुड्स इन यूरोप। इसलिए उनको यूरोप में कोई अच्छा मार्केट नहीं मिल रहा था, क्योंकि यूरोप में जितने देश थे सभी ने अपनी अपनी इंडस्ट्रीज खूब अच्छी डेवलप कर ली, तो अब उनके पास मार्केट यूरोप में नहीं बचा, कि जब खुद ही उनके पास अपनी इंडस्ट्री है तो कोई दूसरी जगह पर कहाँ कोई दूसरे का सामान खरीदेगा। This led the European nations to acquire colonies in the politically ineffective countries of Asia and Africa. इसी वजह से यूरोपियन नेशंस को एक ज़रूरत महसूस हुई एक कॉलोनी बनाने की, जिससे कि वो एशिया और अफ्रीका में उन कंट्रीज को वो ढूंढने लगे। Different imperialist countries tried to grab as many colonies in Asia as they could. और जो डिफरेंट इम्पेरियलिस्ट थे, यानी कि जो साम्राज्यवादी जो देश थे, उन्होंने ग्रैब करना शुरू किया, यानी कि अपना अधिक से अधिक उन्होंने हड़पना शुरू किया कि इस तरह की कॉलोनी वो अधिक से अधिक बना सकें एशिया में, जितना वो बना सकते हैं। बाय 1914, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ एशिया वॉज इन द क्लचेज ऑफ डिफरेंट यूरोपियन पावर्स। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट के टाइम पर लगभग पूरा एशिया यूरोपियन कंट्रीज के पावर में या उनके हाथों में, उनके चंगुल में पूरी तरह से फंस चुका था। Besides, Asia and Africa were well provided with natural resources and had a huge potential to absorb finished goods. एशिया और अफ्रीका के अलावा वर वेल प्रोवाइडेड विथ नेचुरल रिसोर्सेज के पास सिर्फ मार्केट ही नहीं, उनको साथ ही साथ में नेचुरल रिसोर्सेज भी मिले, जिसने कि उनके फिनिश्ड गुड्स को और अच्छा पोटेंशियल दिया। स्टूडेंट्स, आप इस मैप को देख सकते हैं। 1914 में अफ्रीका में कैसे इम्पेरियलिज्म था कि ये पूरा का पूरा एरिया यूरोप के अलग अलग कंट्रीज ने अपनी अपनी कॉलोनी बनाया था। इसमें से आप देख सकते हैं कि जो ये वाला जो लाइन है ये पूरा ब्रिटेन के अंडर में था। इसी तरह से इसके बगल में जो ये मैप है, इसमें देखिए इंडिया का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसको भी पूरा ब्रिटेन ने ये ऐसे कवर अपने करके रखा हुआ था, यानी कि पूरे इंडिया पर अगर किसी का उस समय राज्य था या पूरे इंडिया को किसी ने अपना कॉलोनी बनाया था तो वो था ब्रिटेन, जिसने इस पर अपना साम्राज्यवाद स्थापित किया हुआ था। इंडिया टू कुड नॉट एस्केप फ्रॉम द इम्पैक्ट्स ऑफ इम्पेरियलिज्म। इंडिया भी इस इम्पेरियलिज्म मतलब कि साम्राज्यवाद के प्रभाव से नहीं बच पाया। ब्रिटेन मेड इंडिया इट्स कॉलोनी। ब्रिटेन ने अपनी इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया एंड इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेड इट फॉर इट्स ओन बेनिफिट, और इकोनॉमिकली इसको अपने बेनिफिट के लिए इसको शोषण किया। द स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म एंडेड इन 1947 व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। और भारत के लोगों का जो ये संघर्ष था ये 1947 में खत्म हुआ जब भारत आजाद हुआ। नाउ इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। This, however, did not continue for long. From the 19th century onwards, workers began to organize themselves into unions to protect their interest. अब ये बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाया। 19th सेंचुरी और उसके बाद भी जो वर्कर्स थे उन्होंने अपने को यूनियंस में रखना शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए जो कैपिटलिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, वो अधिक से अधिक शोषण करते थे वर्कर्स का, और जो वर्कर्स थे वो पहले अकेले रहते थे, बाद में उनको समझ में आने लगा कि इनसे बचने के लिए हमको एक अपना यूनियन बनाना पड़ेगा। दीज यूनियंस डिमांडेड मोर वेजेस, और ये जो यूनियन होती थी वो अधिक पैसों के लिए, शॉर्टर वर्किंग आवर्स, अपने काम के घंटों को कम करने के लिए, एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस, और अच्छी वर्किंग कंडीशंस की डिमांड करते थे। दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम पॉलिटिकल थिंकर्स एंड फिलोसफर लाइक कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। उनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला थिंकर्स का, जैसे कि इसमें से फिलोसफर थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स रोड द दास कैपिटल एंड जॉइंटली मार्क्स एंड एंजल्स रोड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स ने अपनी एक बहुत प्रसिद्ध बुक लिखी है दास कैपिटल, और इन कार्ल मार्क्स और एंजल ने मिलकर एक बुक लिखी जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। Their writings popularized the doctrine of socialism, a scenario in which all resources and profits would be the collective property of the entire society
एंड वुड बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल। इनका जो राइटिंग थी ये बहुत पॉपुलर हो गई क्योंकि इन्होंने ये डॉक्ट्रिन ऑफ सोशलिज्म को दिखाया। इसमें ये सीन था कि जितने भी रिसोर्सेज हैं और प्रॉफिट्स हैं इन्हें कलेक्टिवली पूरी प्रॉपर्टी को पूरी सोसाइटी में बांटना चाहिए और सबका इक्वल शेयर होना चाहिए, ये इन लोगों का विचार था। द सोशलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स इज रिगार्डेड एज साइंटिफिक सोशलिज्म, और कार्ल मार्क्स के सोशलिज्म को साइंटिफिक सोशलिज्म नाम दिया गया। मार्क्स एनकरेज द वर्कर्स बाय हिज सेइंग्स, और मार्क्स ने ये कह के वर्कर्स को एनकरेज किया, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड बी यूनाइटेड बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज। वर्कर्स आप सभी एक साथ हो जाओ, सभी यूनाइट हो जाओ क्योंकि आपके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है एक्सेप्ट योर चेन्स, अपने बस इस चेन के अलावा। एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज अ होल वर्ल्ड टू गेट, और वहीं दूसरी तरफ तुम्हारे पास पूरा संसार पड़ा है उसे प्राप्त करने के लिए या अचीव करने के लिए। द आइडियाज ऑफ दीज थिंकर्स वर पुट इनटू प्रैक्टिस बाय लेनिन, इसी आइडिया पर लेनिन ने वर्क किया। ही लेड अ रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917, उसने 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन लाया, विच रिजल्टेड इन द ओवरथ्रो ऑफ जार्स एंड द बिगनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ सिमिलर सोसाइटी इन रशिया। और उसने जार का जो शासन था रशिया में उसको ओवरथ्रो कर दिया, उखाड़ फेंका, और इस तरह से रशिया में एक ऐसी सिमिलर सोसाइटी की ही स्थापना हुई। तो स्टूडेंट्स ये इतना हमने पढ़ा रशिया के बारे में कि किस तरह से अलग अलग देशों में ये इम्पेरियलिज्म का या सोशलिज्म का या किस चीज का प्रभाव पड़ा। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अभी हमने रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, अब हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। द अमेरिकन रिवॉल्यूशन इज अ टर्निंग पॉइंट इन मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। ये एक रिवॉल्यूशन ऐसा था जो कि पूरी मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इट मार्क द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन अमेरिका एंड एस्टैब्लिश अ नेशन दैट इन टाइम वुड प्रूव टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीज। इसने एक ऐसा अपने को साबित किया पूरे संसार में जो कि सबसे अधिक पावरफुल हो गया सारी की सारी इम्पोर्टेंट कंट्रीज में, और इसने अपने यहाँ जो ब्रिटिश रूल था अमेरिका में उसको समाप्त किया। The American Revolution was a political movement during the last half of the 18th century. 18th century के लास्ट में political movement था अमेरिका रिवोल्यूशन। It resulted in the creation of a new nation in 1776, जिसकी वजह से 1776 में एक न्यू नेशन क्रिएट हुआ, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसका नाम था, एंड एंडेड ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ द 13 कॉलोनीज, और ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में जो 13 कॉलोनीज थी उसका अंत हो गया। इन दिस पीरियड द कॉलोनीज रिबेल्ड एंड एंटर इनटू द अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश बिटवीन 1775 एंड 1783। इसी समय पर कॉलोनीज दुश्मनी पर आ गई या शत्रुता पर उतर आई और उन्होंने अमेरिका रिवॉल्यूशन में भाग लिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1775 से लेकर 1783 में, विच कल्मिनेटेड इन द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1776। और ये एक फाइनल रिजल्ट आप कह सकते हैं चरम पे पहुंच गया जब 1776 में अमेरिका ने अपने को इंडिपेंडेंट। The height of the revolution came in 1776 with the unanimous declaration of independence by the 13 states which formed the United States of America. जो रिवोल्यूशन का जो टाइम था वो सबसे ज्यादा हाइट पर यानी सबसे ज्यादा चरम पे तब पहुंचा जब 1776 में एक डिक्लेरेशन हो गया इंडिपेंडेंट का, यानी कि आज़ादी का डिक्लेरेशन कर दिया उन 13 स्टेट्स ने, और जिन्होंने मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्थापना की। Now French Revolution. The French Revolution 1789 to 1799 was a vital period in the history of France and Europe as a whole. फ्रांस और यूरोप की हिस्ट्री के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो टाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम माना जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम डेमोक्रेसी रिप्लेस एब्सोल्यूट मोनार्की इन फ्रांस। इस समय पर डेमोक्रेसी आ गई थी मोनार्की को हटाकर फ्रांस में, एंड द कंट्रीज रोमन कैथोलिक चर्च वाज फोर्स्ड टू अंडरगो अ रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग। और जो कंट्री में रोमन कैथोलिक चर्चेस थे वो अब बाध्य हो गए फिर से एक नए फास्ट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए या बदलाव के लिए। द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और डेथ। और जो स्लोगन था फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का, उनका कहना था कि उनको लिबर्टी यानी कि
आज़ादी चाहिए, इक्वालिटी यानी समानता चाहिए, फ्रेटर्निटी भाईचारा, या तो फिर हमको मृत्यु चाहिए। दिस स्लोगन आउटलिव द रिवोल्यूशन। इस स्लोगन ने रिवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा मजबूत किया। लेटर बिकमिंग द रैलिंग क्राई ऑफ एक्टिविस्ट, और बहुत सारी फिर एक्टिविस्ट की भी रैलीज निकलने लगी। बोथ मिलिटेंट एंड नॉन वायलेंट इंसिस्टेड ऑन डेमोक्रेसी, और जितने भी चाहे वो मिलिटेंट थे चाहे वो नॉन वायलेंस थे, वो सभी के सभी डेमोक्रेसी के लिए जिद पर अड़ गए, और ओवरथ्रो ऑफ ऑपरेसिव गवर्नमेंट, और उस जो गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो करने के लिए यानी उखाड़ फेंकने के लिए वो सभी जिद पर आ गए। India in the 18th century. The 18th century is the beginning of the modern period in the history of India. भारत के मॉडर्न पीरियड में 18th सेंचुरी का जो टाइम है वही माना जाता है इंडिया में। The mighty Mughals lost their unity and stability after the death of औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल की जो मतलब मुगल्स का जो पूरा राज्य था, वो पूरी यूनिटी थी, वो पूरी की पूरी वीक हो गई। वेरियस स्टेट्स बिकेम इंडिपेंडेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे छोटे छोटे राज्य पूरे भारत में इंडिपेंडेंट होने लगे, आज़ाद होने लगे। दिस डिसयूनिटी प्रूव टू बी अ ग्रेट एडवांटेज टू द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। और यही एक डिसयूनिटी मतलब एक ऐसी सिचुएशन थी जिस समय इन लोगों की एकता में जो कमी थी, ये देखकर जो यूरोपियन कंपनीज थी उन लोगों ने फायदा उठाया और भारत में वो आ गए और उन्होंने भारत को कॉलोनी बना लिया। नाउ दिस चैप्टर हैज